हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके जितने भी क्वेश्चन जो कि 2013 से लेकर 19 तक व्यापम के एग्जाम में आए हैं, ठीक है, पीईबी के एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि जितने भी एग्जाम हो सकते हैं, एमपी एसआई हो सकता है, एमपी पुलिस हो सकता है, जेल प्रहरी है, अदर जो भी एग्जाम होते हैं ग्रुप 2 ग्रुप 4 के, और तंत्रिका तंत्र के जितने भी क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे हम इस एक ही लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आप इसे अंत तक करिए, और इससे पहले यदि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, बाकी इसके बाद या इससे पहले इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी पेपर आपका आने वाले समय में है, मतलब एमपी पुलिस है या अदर कोई भी पेपर है, तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को आपको वहां मिलेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो तो अधिकतर आ चुके हैं, तो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो तंत्रिका तंत्र पढ़ा है उसके बाद आपको चीज़ें बन रही है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये एक थोड़ा सा डायग्राम देख लो। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये स्पेशली हम ये बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र का है। तो ये आप याद रखना कि जो आपकी स्किन होती है, ठीक है, हमारी त्वचा होती है, जैसे हम हमारी त्वचा को टच करते हैं तो आपको तुरंत आभास होता है आपके माइंड को, तो ये किसके द्वारा होता है, तो डेंड्रॉइड्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं क्या, डेंड्रॉइड्स है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है, और ये सेल बॉडी हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ये आपको याद रखना है जो एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन है, ये दो चीज़ों के बीच में होता है। ठीक है, ये एक्सॉन है, ये बीच का भाग है, तंत्रिका तंत्र के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, और जिससे हम सूचना प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा याद रहेगा। और आपको याद रखना है ये सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स दिया होगा, तो ये जो सिनेप्स यहाँ आप देख रहे होंगे ये सिनेप्स लिखा हुआ है, तो ये सिनेप्स क्या करता है कि ये सिनेप्स ये तंत्रिका तंत्र के लास्ट पॉइंट को फिर से अगले डेंड्रॉइड से जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये एक डायग्राम और आप देख लो जो कि तंत्रिका तंत्र का ही भाग है, मस्तिष्क। ठीक है, तो ये सबसे आगे जो हम इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं या सेरी ब्रह्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरी ब्रह्म बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो सबसे बड़ा पार्ट है उसके बाद आपको थैलेमस याद रखना है, तो ये है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, थैलेमस हो जाएगा, हमारे ब्रेन का पार्ट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है सेरिबेलम, ठीक है, जो कि सबसे छोटा पार्ट होता है, ये आपको याद रखना है, जो कि पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। और ये आप याद रख लो मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये वाला जो पार्ट है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है। और ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये भी आप याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस इधर पाया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पे। तो हम क्वेश्चन पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यह जाएगा, कपाल तंत्रिकाएं संख्या में होती है। ठीक है, तो कपाल तंत्रिकाएं संख्या में होती है। अगर आपने पीएससी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और ये जेल प्रहरी 2015 में भी आया हुआ है। तो कपाल तंत्रिका संख्याएं में होती है। ठीक है, तो कितनी संख्याएं होती है हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर, 12 संख्याओं में होती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, जिसमें क्रमशः कपाल मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, तो मनुष्य में जो 12 जोड़ी, तो याद रखना कि मनुष्य में स्पेशली 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, और जो 31 जोड़ी है वो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। तो 31 मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है और 12 जोड़ी होती है इसमें कपाल तंत्रिकाएं। तो ये दोनों आपको याद रखना है। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि सेरिबेलम, अब भी हमने देखा था मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, और ये पश्चिम मस्तिष्क में होता है। तो सेरिबेलम किसका भाग है, ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क में होता है कौन, सेरिबेलम, जो कि अभी हमने देखा था। चाहो तो एक बार और देख लो, ये है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम है जो कि मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट है, और ये पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। आपको ये भी याद रखना कि मस्तिष्क शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और जो हम सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, और ये हम बोल सकते हैं हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ या आप खुद बोल रहे होते तो हमारे जो बोलने की क्रियाएं को कंट्रोल कौन करता है, तो सेरिबेलम ही करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ड्रिंक करता है, ठीक है, ड्रिंक करता है या फिर हम एल्कोहल का सेवन करता है, तो उससे जो प्रभावित होता है मस्तिष्क का अंग, तो वो सेरिबेलम होता है। ठीक है, सेरिबेलम प्रभावित होता है, और इसी सेरिबेलम से
मांसपेशियां भी नियंत्रित होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और सेरिबेलम किसका पार्ट है? तो पश्च मस्तिष्क का पार्ट है और ये सबसे छोटा पार्ट होता है कौन? तो सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3 की मेरुरज्जु भाग है, ठीक है। जो मेरुरज्जु है वो किसका भाग है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है कौन? मेरुरज्जु, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। यदि हम इसमें और डिटेल की बात करें तो मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग पतला होकर खोपड़ी से, ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो मेडुला ऑब्लोंगाटा अभी हमने देखा था, या चाहो तो एक बार और देख लो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा ये वाला जो पार्ट है ये आगे चलकर बहुत पतला हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वही हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है जो कि मेरुरज्जु कहलाता है। जो रीढ़ की हड्डी है वह केंद्रीय मेरुरज्जु कहलाता है और वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है और वो मस्तिष्क का ही आगे बढ़ा हुआ भाग होता है। ये आपको याद रखना है। तो फाइनली इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रकाश संवेदी अंग स्थित है। तो आप ये देखो कि जब भी अगर प्रकाश पड़ता है हमारे शरीर पर तो ऐसा कौन है जो कि हमें ये बताता है कि प्रकाश पड़ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर कि जब भी प्रकाश अगर हम पर पड़ रहा होता है तो हम ये आँख के द्वारा ही उसे पता कर पाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाश संवेदी अंग कौन सा हो जाएगा? तो नेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं आगे कि अगर ध्वनि उद्दीपन ग्रहण, ध्वनि केंद्रित या ध्वनि संवेदी अंग कौन सा है? तो ध्वनि हम किससे सुनते हैं? तो कर्ण से। अगर ध्वनि पूछता तो कर्ण आ जाता। उसी प्रकार हम ये बोल सकते कि मस्तिष्क सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है यहाँ पर, है ना। तो आप प्रकाश संवेदी अंग कौन सा हो जाएगा? तो नेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर फाइनली राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव में मेरु तंत्रिका, ठीक है। देखो मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि कपाल तंत्रिका होती है कितनी? 12 जोड़ी। कपाल तंत्रिका कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और वहीं पर मेरुरज्जु तंत्रिकाएं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है राइट आंसर की मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। परंतु आपसे अगर कपाल तंत्रिका तंत्र की संख्या पूछते तो कितनी होती? 12 जोड़ी होती, ठीक है। आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो मेरु तंत्रिका है, ठीक है, मेरु तंत्रिका है या मेरुरज्जु है, इसकी लगभग जो लंबाई होती है वो 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 45 सेंटीमीटर, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है कि आकस्मिक घटना में हार्मोन निकलते हैं। आकस्मिक घटना मतलब मान लीजिए कि अचानक से आपके सामने एक हॉरर टाइप की आवाज़ आए, ठीक है, भूत की आवाज़ आए, तो आप क्या हो जाएगा? मतलब आप डर से जाओगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम बाइक से जा रहे हैं और अचानक से हमारे सामने एक अगली बाइक आ जाए जो हम देख ही ना पाए, तो हम एक डर से जाते हैं। तो आकस्मिक घटनाओं में कौन सा हार्मोन निकलता है जो हमें डरा देता है, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, एड्रीनलिन हार्मोन। तो एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है वो हमारी पेशियों को संकुचित कर देता है, मतलब सिकुड़ सी जाती है, जिसके कारण हम अचानक से डर जाते हैं, ठीक है। तो आकस्मिक घटनाएं मतलब ऐसी घटनाएं जो अचानक हो जाती है और जिससे हमें एक डर सा उत्पन्न होता है। तो वो कौन से हार्मोन के कारण होता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन के कारण होता है। और एड्रीनलिन हार्मोन किससे निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो एक थायरॉक्सिन भी दे रखा है। तो एड्रिनलिन तो इसका आंसर है, पर थायरॉक्सिन की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि थायरॉक्सिन किससे निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है, मतलब हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है ना उसको नियंत्रित करता है कौन? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये आपको याद रखना है कि इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन एक सरल प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज को पचाता है। कौन? तो इंसुलिन। ये आपको याद रखना है। फाइनली आकस्मिक घटनाओं का हार्मोन कौन सा है? तो एड्रिनलिन हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां कि तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर क्या? न्यूरॉन। तो हम ये बोल सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी तंत्रिका की क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण और नियमन करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो न्यूरॉन्स है तंत्रिका कोशिका की इकाई होती है कौन? तो न्यूरॉन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और हमने नेफ्रॉन पहले पढ़ चुके हैं। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगी वक की या फिर किडनी की इकाई होगी, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां कि तंत्रिका कोशिका की
तंत्रिका कोशिका की कोशिका काय, ठीक है, तंत्रिका कोशिका की कोशिका काय में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है तथा इसे कहते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका की कोशिकाएं के केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, इसे क्या कहते हैं, यह हमसे पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिकाएं केंद्रक में जो कोशिका द्रव्य भरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो तंत्रिका कक्ष बोलते हैं। अगर हम डायग्राम में देखना चाहें तो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोशिका द्रव्य भरा होता है इससे बोलते हैं तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा द्रुमिकाएं। तो द्रुमिकाएं किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो द्रुमिकाएं मतलब डेंड्रॉइड्स की बात कर रहा है, डेंड्रॉइड्स की बात कर रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो डेंड्रॉइड्स है ना, ये वाले जो हल्के हल्के निकले हैं, इन्हीं को ही हिंदी में कहा जाता है द्रुमिका कहा जाता है, ठीक है। डेंड्रॉइड्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, द्रुमिका कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि डेंड्रॉइड्स किस में पाया जा रहा है, तंत्रिका तंत्र में, इसका मतलब द्रुमिका भी किस में पाई जाएंगी, तो तंत्रिका तंत्र में पाई जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी में पूछ लिया है कि द्रुमिकाएं किस में पाई जाती है, ठीक है। तो 9वें का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्या राइट आंसर, तंत्रिका में पाई जाती है कौन, द्रुमिकाएं। और द्रुमिकाएं को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो डेंड्रॉइड्स कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, जो कि एक तंत्रिका तंत्र का अग्रभाग होता है, क्या द्रुमिकाएं या फिर डेंड्रॉइड्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ 10वां कि वसीय ऊतक किस प्रकार के होते हैं। तो जो वसीय ऊतक है वो किस प्रकार के होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा क्या राइट आंसर, तीसरा कि धर्मी चर्मी, ठीक है, अधिचर्मी ऊतक। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर इसे बताना वसीय ऊतक, तो हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में या त्वचा से पसीना निकलता है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो चर्मी लिखा हुआ है, तो मतलब चर्म मीन्स क्या होता है, त्वचा होता है। तो इससे आप रिलेट करके आंसर लगा सकते थे कि वसीय ऊतक किस प्रकार के होते हैं, तो अधिचर्मी ऊतक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हम ये बोल सकते हैं कि यही अधिचर्मी ऊतक को एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। या तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, वसा खाते हैं, तो ऐसी छोटे छोटे गोलों के रूप में हमारी त्वचा के नीचे जम जाते हैं, इनको कहा जाता है फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है, या फाइब्रोब्लास्ट कोशिका कहा जाता है, जो कि हमारी त्वचा के जस्ट नीचे की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 11वां हो जाएगा कि एक विद्यार्थी तंत्रिका कोशिका की स्लाइड का अवलोकन करता है। एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट, जो कि तंत्रिका कोशिका की स्लाइड का अवलोकन करता है एवं कोशिका शाखाओं को नामांकित करता है, ठीक है। तो कोशिका शाखाओं को नामांकित करता है। तो यहाँ पर देखो चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो कोशिका की जो शाखाओं को नामांकित करता है, तो शाखाओं की अगर हम बात करें तो ये देखिए डायग्राम हमारे पास, ठीक है, ये डायग्राम है। तो ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, उसमें ये शाखा जो है इनको नामित करता है। तो इन शाखा को हम क्या बोलते हैं, तो डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड्स बोलते हैं, या इसी को हिंदी में बोले तो द्रुमिकाएं बोलते हैं। तो चाहो तो वापस से क्वेश्चन देखो कि एक विद्यार्थी तंत्रिका कोशिका की स्लाइड का अवलोकन करता है एवं कोशिका शाखाओं को नामित करता है। तो कोशिका शाखाओं को नामित किससे करेगा, तो द्रुमाक्ष से करेगा। किससे करेगा, द्रुमाक्ष, या फिर हम इसी को द्रुमिकाएं भी बोलेंगे, द्रुमाक्ष भी बोलेंगे, या इन्हीं को डेंड्रॉइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाखाएं हैं किसकी, तंत्रिका कोशिका की। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आप चीज़ें समझ भी पा रहे होंगे, और सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो इसे शेयर जरूर कर दे, ठीक है, और लाइक भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12वां कि सिनेप्स एक है। तो यहाँ पर ये देख लो, सिनेप्स मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये देखिए यहाँ पर सिनेप्स लिखा हुआ है, ठीक है, सिनेप्स लिखा हुआ है। तो सिनेप्स क्या होता है, ये सिनेप्स तंत्रिका के जो डेंड्रॉइड्स होते हैं ना, उनको अगली तंत्रिका तंत्र से जोड़ने का काम करता है। कौन, तो सिनेप्स, यह आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि सिनेप्स एक है, ठीक है। तो सिनेप्स एक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि तंत्रिकाक्ष तथा द्रुमिका के बीच का स्थान, ठीक है, तंत्रिकाक्ष और द्रुमिका के बीच का स्थान है कौन, तो सिनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, आप इसे जरूर याद रखना। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और इनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तो आपको रटे होने चाहिए जुबान पे।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि रुधिर सहित मस्तिष्क शल्य कार्य की चिकित्सा के लिए हम खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रुधिर मतलब ये खून की बात कर रहा है, खून रहित, तो खून रहित मस्तिष्क शल्य कार्य की चिकित्सा के लिए हम खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर अल्ट्रासोनोग्राफी। तो हम बोल सकते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक का उपयोग रुधिर रहित मतलब जहाँ पर रुधिर नहीं होता है, खून नहीं होता है, मस्तिष्क शल्य क्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इनमें इनमें तरंगों द्वारा मस्तिष्क की कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या करते हैं, तो मस्तिष्क में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और इसे नॉन इनवेसिव विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नॉन इनवेसिव विधि भी कहा जाता है। किसको, तो अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी विधि द्वारा मस्तिष्क की कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की क्रिया को और क्या कहा जाता है, तो नॉन इनवेसिव विधि कहा जाता है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर का कि निम्नलिखित में से विषम का चुनाव कीजिए। ठीक है, मतलब एक ऐसा है जो कि अलग होगा, तो विषम का चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन है कोशिका शरीर, सेकंड ऑप्शन है एक्सॉन, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रिएशन और फोर्थ ऑप्शन है दुमाक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो कोशिका शरीर, एक्सॉन और द्रुमाक्ष ये तीनों के तीनों तंत्रिका तंत्र के भाग है। चाहो तो आप देख लो। ठीक है, तीनों के तीनों तंत्रिका तंत्र के भाग है, जहाँ पर डेंड्रॉइड देखोगे, एक्सॉन देखोगे। ठीक है, यहाँ इंग्लिश नाम दे रखा है, ये सिनेप्स है, ये सारे के सारे तंत्रिका तंत्र के भाग है। परंतु अगर हम बात करें तो स्ट्रिएशन, ये स्ट्रिएशन है जो कि तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है, तो हमें विषम चुनना था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो गया क्या, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का अंश नहीं है। ठीक है, तो मस्तिष्क का अंश नहीं है कौन सा, वो हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर यहाँ पर कर्णपाली, जो कि मस्तिष्क का अंश नहीं है। परंतु हम अनुमस्तिष्क की बात करें तो जो पश्च मस्तिष्क था उसी को अनुमस्तिष्क बोलते हैं। और मस्तिष्क वातावरण और या फिर हम बोल सकते हैं मज्जा, जो कि अस्थि मज्जा होती है, कशेरुकी, ये सारे के सारे मस्तिष्क के अंग है, पर कर्णपालिका मस्तिष्क का अंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि पुरुष में मस्तिष्क का अधिक विकसित भाग कौन सा है। तो पुरुष की बात हो रही है, तो मस्तिष्क का अधिक विकसित भाग कौन सा होता है। तो चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो कि है पुरुष का अधिक विकसित भाग होता है। तो प्रमस्तिष्क मैं आपको बता दूं कहाँ पर है, तो आप यहाँ देखोगे तो ये सामने वाला जो पार्ट है, ठीक है, बड़ा होता है ये वाला, तो ये प्रमस्तिष्क है जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है, सेरिब्रम बोलते हैं, जो कि ये पुरुष का अधिक विकसित होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इसमें 2-4 चीज़ें और याद रखो जो, तो प्रमस्तिष्क जो होता है, ठीक है, प्रमस्तिष्क की हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो कि हमारे मस्तिष्क का सामने वाला भाग है, जिसको आप माथा भी बोलते हैं, सर बोलते हैं। ठीक है, तो ये करता क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ये बुद्धि, विचार, स्मृति और इच्छा शक्ति का केंद्र है। कौन, तो प्रमस्तिष्क जो है वो है बुद्धि, विचार, स्मृति और इच्छा का केंद्र है, तथा सोचने, समझने, पहचानने, याद रखने तथा अन्य ऐच्छिक क्रियाओं को संचालित करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हंसने एवं रोने का भी नियंत्रण करता है। कौन, तो प्रमस्तिष्क, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि अनुमस्तिष्क का कार्य है। अब यहाँ अनुमस्तिष्क की बात कर ली है। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है ये हमसे पूछा है, तो 17वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। तो अनुमस्तिष्क की अगर हम बात करें तो पेशी सह समन्वय, तो अनुमस्तिष्क मतलब यहाँ सेरिबेलम की बात कर रहा है। चाहो तो ये डायग्राम में देख लो। ठीक है, तो ये सेरिबेलम लिखा है, इसी को ही बोलते हैं हम अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था ये क्या करता है, वो सारी की सारी, ये जो सेरिबेलम है ये हमारी जो मांसपेशियां है उनको नियंत्रित करता है। और अगर हम ये बोल सकते हैं कि जो भी लोग एल्कोहल का सेवन करता है तो सबसे पहले इन्फेक्टेड कौन होता है, तो सेरिबेलम होता है, जो कि मांसपेशियां वहाँ नियंत्रित नहीं हो पाती, जिसके कारण वो व्यक्ति गिर पड़ जाता है। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है, तो पेशियां सह समन्वय, मतलब पेशियों को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फाइनली राइट आंसर। ठीक है, और ये पीछे का भाग होता है, ब्रेन में पीछे की ओर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का। तो 18वें नंबर का क्वेश्चन है मानव में ध्वनि संकेत खालिस्तान के द्वारा मस्तिष्क में भेजी जाती है। तो मानव जो है उसमें ध्वनि संकेत खालिस्तान के द्वारा मानव मस्तिष्क में भेजता है, तो कौन भेजता है वो हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर है कि अंतार कर्ण। ठीक है, मतलब अंदर का जो कान का अंदर का भाग होता है, अंतः कर्ण, जो कि है
ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क में भेजता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अंतःकरण में हम ये बोल सकते हैं कि लेबरंथ भी कहते हैं, जो अंतःकरण है ना इसको बोलते हैं लेबरंथ भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना कि लेबरंथ जो कि क्या होता है, ध्वनि संकेत को मस्तिष्क तक भेजता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। तो क्वेश्चन नंबर 19वां हो जाएगा कि दो तंत्रिकाओं के बीच की संधि क्या कहलाती है। तो जो दो तंत्रिका के बीच की संधि क्या कहलाती है, तो मैंने आपको बार बार बताया है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो दो तंत्रिकाओं के बीच की जो संधि होती है उसे कहा जाता है अंतः ग्रंथन या इसे सिनेप्स, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सिनेप्स। वैसे अब देखो यहाँ ज़्यादा हिंदी आ गया इसलिए, या बाकी इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स किसे कहा जाता है, तो दो तंत्रिकाओं के बीच की संधि को कहा जाता है सिनेप्स, और इसी सिनेप्स इंग्लिश नाम हो गया और इसी का हिंदी नाम हो जाएगा अंतःग्रंथन। क्या बोलते हैं, अंतःग्रंथन, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और सिनेप्स होता कहाँ है वो देख लो, तो सिनेप्स होता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, सिनेप्स, जो कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। कौन, तो सिनेप्स, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अंतःग्रंथन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां कि मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है। तो देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि जेल प्रहरी विभाग, ठीक है, वन विभाग में भी आया है 17 में। ठीक है, तो मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, कितने जोड़े होते हैं, ये पूछा गया। तो 31 जोड़े। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन की तंत्रिकोशिका के समांतर गुजरने वाले विद्युत संदेशों का लघु प्रस्फोट खालिस्तान कहलाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है। यदि आपने 10th की NCERT पढ़ रखी होगी ना, तो आपसे बिल्कुल बनेगा कि तंत्रिका कोशिका के समांतर गुजरने वाले विद्युत संदेशों, ठीक है, संदेशों का लघु प्रस्फोट खालिस्तान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। क्या कहलाता है, तो आवेग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर के आवेगों के द्वारा ही, जैसे ही आप मान लो आपका हाथ टच करो, एक हाथ से दूसरा हाथ टच करो, तो डायरेक्ट आपके मस्तिष्क को पता चलता है। तो किसके कारण पता चलता है, तो आपके हाथ से इन आवेगों को तंत्रिका कोशिका आपके मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिसके कारण आपको ये सारी चीज़ें पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का कि तंत्रिका कोशिका में यह उपस्थित नहीं होता। तो देखो तंत्रिका कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्या उपस्थित नहीं होता, तो हम कितने बार अभी तक डायग्राम देख चुके, तो आप समझ चुके होंगे क्या कंडरा उपस्थित नहीं होता। ठीक है, क्या उपस्थित नहीं होता, तो कंडरा उपस्थित नहीं होता है। कंडरा एक हड्डी के जोड़ को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना कंडरा हड्डी के जोड़ को कहा जाता है। बाकी आपने देखा डेंड्रॉइड्स और अक्ष तंतु और यहाँ पर तंत्रिका फलागम। ठीक है, ये सारे के सारे तंत्रिका के भाग है। बाकी हिंदी में नाम लिखे इसलिए मुझे भी उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, बाकी इंग्लिश में तो बहुत आसान हो जाता है। तो आप याद रखना कि जो कंडरा ये हड्डी का एक भाग होता है, पर क्वेश्चन में पूछा था कि तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23वें की अगर हम बात करें, तो खालिस्तान आवेगों को तंत्रिकोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 23वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, पार्श्व तंतु। तो जो पार्श्व तंतु होते हैं वो आवेगों को तंत्रिक कोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24वें नंबर का कि तंत्रिक कोशिकाएं न्यूरॉन निम्न में कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, तंत्रिक कोशिकाएं निम्न में कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो देखो न्यूरॉन किस में होता है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि न्यूरॉन किस में होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप खुद जानते हैं कि जो न्यूरॉन होता है वो किस में होता है, तंत्रिका में होता है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूरॉन किस में होता है, तो तंत्रिका में होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई ही है क्या, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25वां कि हमारी चेतना खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो चेतना है खत्म हो जाएगी यदि मस्तिष्क को कितने समय तक रक्त ना मिले। अगर हमारे मस्तिष्क को कितने समय तक रक्त ना मिले, नहीं मिलेगा, तो हमारी चेतनाएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। 5 सेकंड तक अगर हमारे मस्तिष्क को रक्त ना मिले तो हमारी चेतनाएं खत्म हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26वें नंबर का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, भूख जल संतुलन। ठीक है, भूख
जल संतुलन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। ठीक है, तो भूख, जल संतुलन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भूख, जल संतुलन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलेमस होता कहाँ है, ये देख लो आप। तो यहाँ आपको दिखेगा, ये है रेड वाला। ठीक है, ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, दिख पा रहा है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस करता क्या है, तो ये भूख, जल संतुलन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जबकि थैलेमस जो होता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर थैलेमस की भी हम बात कर लेते हैं। तो जो थैलेमस होता है, तो थैलेमस क्या करता है, दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान कराता है। तो देखो थैलेमस क्या कर रहा है, ठंडा, गर्म और दर्द की पहचान करा रहा है थैलेमस। और हाइपोथैलेमस हमें क्या कर रहा है, तो भूख, जल संतुलन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की बात कर रहा है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं इस मेडुला ऑब्लोंगाटा की। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है, तो सबसे पीछे का भाग होता है और इसका मुख्य कार्य जो है उपापचय, मतलब हमारे पाचन की क्रिया। तो देखो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ कि जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है वो शरीर में ऐसी क्रियाएं जो कि हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जो ऑटोमेटिक होती है। जैसे कि हमने खाना खाया तो हमारे कहने पर वो पचेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक पचेगा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा नियंत्रित करता है। रक्त दाब, मतलब जो बीपी होता है वो ऑटोमेटिक ये हो सकता है, बोलते नियंत्रित होता है। तो उससे कौन नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। आहार नाल, हमने जैसे ही खाना खाया तो अंदर जाएगा ही, ये कन्फर्म है। तो आहार नाल को भी कौन नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा नियंत्रित कर रहा है। और हम ये बोल सकते हैं कि ग्रंथि स्त्राव, ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ही हमें जो चीज़ पसंद है हमने देखी तो हमारे मुंह में लार आ जाती है, तो उस चीज़ को भी इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक आएगा। तो उसे कौन नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। और हमारे जो हृदय की धड़कन है उसे भी कौन नियंत्रित कर रहा है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा नियंत्रित कर रहा है। मतलब वह सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक है, मतलब हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होती है, उसे मेडुला ऑब्लोंगाटा नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस हमें भूख, प्यास और तापमान को नियंत्रित करता है। और थैलेमस हमें क्या कराता है, तो दर्द, ठंडा और गर्मी की पहचान कराता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां हो गया ना, अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का, कि 27वां क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती मस्तिष्क की मज्जा नियंत्रित करती है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती मस्तिष्क की मज्जा नियंत्रित करती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, हृदय की गति की दर को। ठीक है, तो पूर्ववर्ती मस्तिष्क की मज्जा नियंत्रित करता है, तो कौन, हृदय की गति। और पूर्ववर्ती मस्तिष्क का मतलब यहाँ पर बात हो रही है मेडुला ऑब्लोंगाटा को कहा जाता है क्या हिंदी में, पूर्ववर्ती मस्तिष्क। तो पूर्ववर्ती मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा को कहा जाता है। तो अब भी हमने देखा कि सांस लेना, दिल का धड़कना, रक्त का चलना, पाचन क्रिया, छींकना, निगलना, ये सब का सब कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा नियंत्रित करता है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा को ही क्या कहा जाता है, तो पूर्ववर्ती मस्तिष्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का, कि सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना के कारण है। ठीक है, तो जो सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना का क्या कारण है वो हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर, ये सभी। कहने का मतलब लार स्त्राव में कमी होगी तब भी हमें उत्तेजना होती है, आंसुओं का स्त्राव में वृद्धि होती है तब भी उत्तेजना का कारण है, और स्वेद स्त्राव में वृद्धि होती है तो भी उत्तेजना का कारण है। मतलब जब एक खतरनाक या तनावपूर्ण स्थिति होती है, मतलब समझना कि जब एक खतरनाक या तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना होता है तो सहानुभूति तंत्रिका तंत्र स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है। ठीक है, मतलब खतरनाक या तनावपूर्ण स्थिति होगी तो जो हम बोल सकते हैं सहानुभूति तंत्रिका तंत्र स्वयं क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और यह सहानुभूति तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना के कारण होता है। ठीक है, और यह उत्तेजना कई कारणों से होती है, जैसे हम देखें कि लार स्त्राव में कमी, आंसुओं में स्त्राव में वृद्धि और स्वेद ग्रंथि में वृद्धि। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी सही हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। हम बोल सकते हैं कि जितने क्वेश्चन आए हुए थे व्यापम में स्पेशली किससे, तो तंत्रिका तंत्र से वो सारे हमने इसमें कर लिए हैं। तो अगला जो कल का टॉपिक होगा वो हम ये बोल सकते हैं कि हम बता देंगे, उस टॉपिक के अनुसार आप पढ़ लीजिएगा। वैसे श्वसन तंत्र जो है हमारा कल का अगला टॉपिक होगा, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, तो उससे ये होगा कि एक अच्छा कंटेंट सब तक पहुँच पाएगा, सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।